हाय गाइस, वेलकम टू द राजस्थान लॉ एकेडमी। अभी कुछ महीनों से काफ़ी हेल्थ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेरी लाइफ में। इस वजह से काफ़ी वीडियोस डिले हो चुकी है, वीडियोस नहीं आ पा रही। बट मैं इंश्योर करूँगा आपसे कि एक वीक में मंडे को एक वीडियो तो ज़रूर आए। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, डिफेंसेस ऑफ टॉट। टॉट मीन्स रॉन्ग, और अगर कोई भी अपन रॉन्ग कमिट करते हैं तो अपन उसके डिफेंसेस क्लेम कर सकते हैं। अपन आज 4 डिफेंसेस पढ़ने वाले हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है? इफ अ पर्सन वॉलंटरी एग्रीज टू अ रिस्क, voluntarily agrees to a risk, they cannot later claim compensation for harm arising from that risk। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसमें खतरा है, हार्म होने का खतरा है, और वो अपनी इच्छा अनुसार उसको काम को कर रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजर से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता अगर उसको करते वक्त उसको कोई हार्म हो जाता है, तो उसको कोई भी चोट पहुंच जाती है, हानि हो जाती है, तो उस एक्ट से वो कोई भी क्लेम कंपनसेशन नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, जैसे अपन बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं या क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। अपन को पता है बॉक्सिंग मैच में फाइट होती है तो मुक्का कहीं पे भी लग सकता है, तो इंजर्ड हो सकते हैं। क्रिकेट मैच में अपन बॉल का जो होती है वो कहीं पे भी लग सकती है, तो इंजर्ड हो सकते हैं। तो अपन उस ऑर्गेनाइजर से कंपनसेशन नहीं ले सकते कि तुम्हारे मैच में हमको चोट लग गई तो तुम हमको कंपनसेशन दो। वी कैन नॉट सू अवर ओपोनेंट, क्योंकि अपन विलिंगली उसमें जा रहे हैं, है ना, और एक्सेप्ट द रिस्क है, क्योंकि अपन उसमें जा रहे हैं, अपन को पता है इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स में, इफ अ पेशेंट कंसर्न टू अ सर्जरी नोइंग द रिस्क, ये जो नोइंग द रिस्क है ना, वो आगे चल के बहुत, अभी कंसर्न का केस बताऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोइंग द रिस्क होना चाहिए। दे कैन नॉट होल्ड द डॉक्टर लाइबल फॉर आउटकम्स विद इन दोज रिस्क, है ना। अगर पेशेंट किसी सर्जरी में जा रहा है, उसको पता है इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ना, तो डॉक्टर को थोड़ा ना लाइबल ठहरा सकता है कि तुम्हारे वजह से ये मर गए, अब तुम कंपनसेशन दो या कुछ भी, लाइबल में जो भी सजा होगी वो करो, नहीं कर सकते ना। और जैसे कंसेंट देखते हैं, कंसेंट क्या होती है? फ्री होनी चाहिए एक तो, है ना, एकदम फ्री, किसी के दबाव में नहीं। इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, मतलब कि अब उनको पता होना चाहिए कि किस लिए अपनी कंसेंट ली जा रही है, किस कारण। जैसे एक काम के लिए अपनी कंसेंट ली जा रही है तो दो काम नहीं होने चाहिए उसकी जगह, ठीक है, एक की कंसेंट लेनी जानी चाहिए। और नॉलेज ऑफ द रिस्क होना चाहिए कि जिस लिए अपनी कंसेंट ली जा रही है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन केस देखते हैं, लक्ष्मी रंजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड। उसमें क्या होता है, कंप्लेनेंट मैरिड वुमेन 40 ईयर्स ऑफ एज, उसके ब्रेस्ट में एक पेनफुल लंप डेवलप हो जाता है। अब उसके लंप तो ब्रेस्ट में डेवलप हुआ, पर डॉक्टर आगे चल के क्या करता है, उसकी सर्जरी के दौरान उसका यूट्रस भी रिमूव कर देता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो उसने कंसर्न दी थी सिर्फ ब्रेस्ट के लंप को हटाने के लिए, है ना, पर उसने यूट्रस भी हटा दिया, तो उसमें हॉस्पिटल वाज लायबल फॉर द डिफिशियंसी इन सर्विस एज अ पेशेंट कंसर्न फॉर द ऑपरेशन डिड नॉट इम्प्लाई कंसर्न टू द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, है ना। उसने सिर्फ ऑपरेशन की कंसर्न दी थी, वो कि लंप में जो ब्रेस्ट में जो लंप डेवलप हुआ है उसको हटाने के लिए, ना कि यूट्रस को हटाने। अब एक और केस देखते हैं, स्कैलेंड्रॉफ वर्सेस सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल 1914। इसमें क्या होता है, एक वुमेन होती है, वो कंसर्न देती है अपनी एग्जामिनेशन के लिए ऑफ एब्डोमिनल ट्यूमर, सस्पेक्टेड एब्डोमिनल ट्यूमर, कि उसको एब्डोमिनल ट्यूमर है या नहीं है। बट वो एक्सप्लिसिटली साफ मना कर देती है बोल के कि सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कोई भी मेरे साथ, है ना। पर डॉक्टर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान उनको पता चलता है कि होगा, मतलब एब्डोमिनल ट्यूमर होगा, तो वो सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं विदाउट हर कंसर्ट, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस, है ना।
अब उसकी कंसर्न उसने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया था कि सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो इस वजह से हॉस्पिटल और डॉक्टर वो लाइबल हुए। और इसमें स्टेब्लिश हुआ दैट परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर विदाउट द पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट can lead to liability even if the patient voluntarily agreed to undergo the procedure without knowing the details। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कंसर्ट किस चीज की नहीं दी जा सकती? एक तो इलीगल एक्ट है, उसकी कंसर्ट नहीं आ रहा, किसी को मार रहे हैं अपन कंसर्ट दे रहे हैं भाई कि तू मार दे इसको, इसकी कोई कंसर्ट नहीं है ना। कंसर्ट टू बी हार्म इन स्ट्रीट फाइट डज नॉट एब्सॉल्व द अदर पर्सन फॉर लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं कि सामने वाला कंसर्न दे दिया कि तू मेरे को चाटा मार या मेरे को गोली मार, चाटा तो बहुत छोटा हो गया, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, उसकी लाइबिलिटी होगी। फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, किसी थ्रेट में या उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए धोखाधड़ी से, या अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी रिलेशनशिप के अंडर नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड ने बोला कर दिया ले ली कंसर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इफ अ पर्सन एग्रीज टू समथिंग अंडर डिसेप्शन ड्यूरेस देयर कंसेंट इज इनवैलिड। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मतलब कि कंसेंट कैन बी यूज्ड एज डिफेंस इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, है ना। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि कर दो तो नहीं हो सकती उसमें, सच एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ के अगेंस्ट मान लो किसी ने कंसेंट दी कि तुम लॉ को वायलेट कर दो, तो वो कंसेंट इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि लॉ को अपन वायलेट नहीं कर सकते, तो उसकी कंसेंट भी इनवैलिड है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को दो एसेंशियल्स देखते हैं कि जब कोई केस फॉल करेगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में, जब ये दो एसेंशियल्स फॉलो होंगे। एक तो वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए टू द रिस्क इन्वॉल्व, है ना, पता होना चाहिए कौन कौन से रिस्क है, और उसमें फुल नॉलेज ऑफ द रिस्क होनी चाहिए, और उसकी वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। इट फोकसेस ऑन विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू एक्सेप्ट द रिस्क विदाउट बीइंग कंपेल्ड और फोर्स। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो काम अपन कर रहे हैं उसकी अपन को फुल नॉलेज होनी चाहिए। इसका एग्जांपल, इफ अ पर्सन साइंस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अंडर कोजन और अंडर इन्फ्लुएंस देयर कंसेंट इज इनवैलिड एंड द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। If a patient agrees to a surgery, the doctor must explain the potential risk and complication beforehand। तो आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का केस देखते हैं अपन। अपने कंसर्न के तो केस देख लिया। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या होता है, एक ऑटो रेसिंग क्लब होता है, उसमें क्या प्लेंटिफ बैठा रहता है ना। अब प्लेंटिफ आगे की सीट पे बैठा रहता है, और एक गाड़ी जो मतलब रेसिंग हो रही होती है, तो गाड़ी दो भिड़ जाती है और उसके स्पेयर पार्ट्स इस पे आके गिर जाते हैं, तो इसको वो हो जाती है, हार्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ वाज स्पेक्टेटर एट अ मोटर कार रेस बीइंग हेल्ड एट ब्रुकलैंड ऑन अ ट्रैक ओन्ड बाय द डिफेंडेंट कंपनी। ड्यूरिंग द रेस देयर वर कोलिजन बिटवीन टू कार्स, वन ऑफ व्हिच वाज थ्रोन एंड इंजर्ड हिम। अब इसमें क्या हुआ कि इसको पता था कि ये एक कार रेसिंग का स्पोर्ट है, इसमें अगर कोई भी हार्म होता है तो उसको लग सकता है। वो फ्रंट सीट पे बैठा था आराम से, तो उसने रिस्क को एक्सेप्ट किया था उस मोटर व्हीकल रेसिंग स्पोर्ट में जाके। तो इसमें ये हेल्ड किया गया था द प्लेंटिफ कुड नॉट क्लेम कंपनसेशन एज ही हैड वॉलंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क इनहेरिट इन अटेंडिंग अ डेंजरस इवेंट, है ना। अब एक और केस देखते हैं, पद्मावती वर्सेस दुगानी का। इसमें क्या हुआ था, एक जीप थी, वो अपने रास्ते जा रही थी, है ना। अब जीप में क्या होता है कि पेट्रोल भरवाने जा रही थी, तो दो स्ट्रेंजर्स वो लिफ्ट ले लेते हैं, और लिफ्ट ले लेते हैं तो आगे का जो राइट एक्सल है ना उनका टायर, वो वॉवल करने लग जाता है और गाड़ी गिर जाती है। और जो दो स्ट्रेंजर्स है उसमें एक की डेथ हो जाती है और एक को सीवियर इंजरी हो जाती है। तो वो जो सीवियर इंजरी वाला है वो जीप के ओनर के खिलाफ केस करता है कंपनसेशन लेने के लिए कि तुम्हारे गाड़ी के वजह से मेरे को लग गई चोट, अब तुम मेरे को दो कंपनसेशन। बट कोर्ट
देखती है कि ये ड्राइवर विल नॉट बी लायबल, फर्स्टली बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ शेयर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का केस था, इसकी भी कोई गलती नहीं है ड्राइवर की, और दूसरी स्ट्रेंजर से उसने वॉलेंट्री रिस्क लिया था बाय गेटिंग इनटू जीप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। रेस्क्यू केसेस में वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि अगर कोई किसी को बचाने के लिए रिस्क लेता है, जानबूझ के लिया उसने रिस्क उस एक्ट में, पर वो फिर भी उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसको सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने रेस्क्यू केसेस में वो एक्ट किया। इफ समवन वॉलेंट्री रिस्क देयर लाइफ टू सेव अनदर, they are not considered to have considered to all risk unless the danger was obvious and extraordinary। अब कोई ऐसे एक्ट में चलेगा जिसमें 0% सर्वाइवल चांस है, तो वो नहीं फॉल करेगा वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी का। पर अगर जैसे ये केस है हाइंस वर्सेस हार्वर्ड, इसमें क्या हुआ था, एक 2 हॉर्स की वैन थी अनअटेंडेड इन अ स्ट्रीट, खाली ऐसे पड़ी रही थी, है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं, उन्होंने क्या पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया इस पर, अब पत्थर फेंक समझ, तो ये भागने लग गए। अब ये ऐसे खाली रोड पे भाग रहे थे, है ना। अब यहाँ पे एक वुमेन और उसका चाइल्ड चल रहा था, और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। तो पुलिस ऑफिसर ने देखा कि ये वैन आ रही है उनकी तरफ जो कि इनको इंजर्ड कर देगी, तो वो इनको बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो गया। तो इसने फिर इसके वैन ओनर के खिलाफ कंपनसेशन करा कि मेरे को आप कंपनसेशन दो। तो इसमें भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये डिफेंस अप्लीकेबल है ना। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया जो है वो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए अप्लीकेबल है, मतलब ये कंपनसेशन क्लेम कर सकता है ना। ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एंड नो रियल चॉइस इन अज्यूमिंग द रिस्क, तो इसको कंपनसेशन मिलेगा, ये देगा। और ये वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी का क्लेम नहीं कर सकता कि इसने अपने इच्छा अनुसार इनको बचाया, क्योंकि ये रेस्क्यू केस का एग्जांपल था। ऐसे ही बेकर वर्सेस हॉपकिंस, इसमें क्या हो रहा है, डिफेंडेंट कंपनी वो एक कंटेमिनेटेड वेल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड थी इसको साफ करने के लिए। ठीक है, अब वो पेट्रोल इंजन यूज करते थे उसको साफ करने के लिए, बट जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करता था, निकालता था, जो कि बहुत हाईली टॉक्सिक गैस थी, और 2 वर्कर्स इसमें गिर जाते हैं, है ना। अब एक डॉक्टर था, वो देखता है गिर गया, तो इसको बचाने के चक्कर में वो खुद वेल में गिर जाता है और वो मर जाता है ना, टॉक्सिक गैस की वजह से। तो इसमें क्या रूल है, द रेस्क्यूअर कुड नॉट बी बार्ड फ्रॉम द रिकवरी, क्योंकि वो उसने देखा कि इसमें बचा तो जा सकता है, टॉक्सिक गैस है, डॉक्टर है, तो वो नीचे गया तो बचा तो जा सकता था उसमें, उनको बचाने के चक्कर में वो गया था, इसलिए रेस्क्यू केस था। तो रेस्क्यू केस में वो कंपनसेशन के लिए हकदार है और वो कंपनसेशन ले सकता है इनसे, since their actions were motivated by a desire to save a life, not a voluntary acceptance of risk। ठीक है, अब नेग्लिजेंस में है ना वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया है जो है ना, रेस्क्यू केसेस में तो सामने वाला कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, पर नेग्लिजेंस है अगर किसी की, तो है ना जो ऑर्गेनाइजर है वो कंपनसेशन है वो उसको देना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजर है अगर उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। द एम्प्लॉयर और डिपेंडेंट फेल्स टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और टेक inadequate precautions, the defense of voluntary non-fiduciary will not apply, है ना। जैसे स्मिथ वर्सेस बेकर 1891, इसमें क्या हुआ कि कंपनी थी रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स हायर करती है। अब एक क्रेन थी, क्रेन का क्या काम था कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पत्थर ट्रांसफर करने के लिए, है ना, यहाँ खुदाई हो रही थी, यहाँ से उठा के यहाँ पे पत्थर रखने की। अब वो जो पत्थर होते थे ना, स्टोन्स होते थे, वो प्लेंटिफ जो था उसके हेड के ऊपर से जाते थे, वो गिर गए एकदम से, तो उसको क्या पता था ये क्रेन गिर जाएगी, उसने एक्सेप्ट होना करा ये रिस्क। ये तो उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस थी,
तो द क्रेन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द स्टोन्स पास डायरेक्टली ओवर द प्लेंटिव्स हेड ईच टाइम विच पोज्ड अ रिस्क। बट इन क्रेन की गलती की वजह से है ना वो उसके हेड पे गिर गया और ये उसने इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंस ऑफ नॉन इंजीनियर डिड नॉट अप्लाई बिकॉज द एम्प्लॉयर फेल्ड टू इंश्योर एडुकेट सेफ्टी मेजर्स, है ना, क्योंकि जो प्लेंटिफ है अगर उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे नहीं ले रखे, उसके ऊपर हेड नहीं है और आसपास पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, तो फिर उसने उसके लिए रिस्क के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए वो लायबल होगा ऑर्गेनाइजर और उसको क्लेम कंपनसेशन देना पड़ेगा। द एक्ट कॉजिंग द हार्म मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। जैसे आपने वो मेडिकल प्रोसीजर में देखा कि कंसेंट एक चीज की दी थी, तो ब्रेस्ट में लंप था उसकी दी थी और यूट्रस हटा दिया था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन केसेस वेयर द डिपेंडेंट एक्शन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेड रिस्क और रीजनेबल सेफ्टी मेजर्स, जैसे इस केस में आर इग्नोर्ड, द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट इंजरी विल नॉट होल्ड। अब अपन देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? नेचुरल फोर्सेस कोई एक्ट ऑफ गॉड करते हैं विस मेजर, मतलब सुपीरियर फोर्स, है ना। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फोर्स है जो रीजनेबल केयर ह्यूमन इंटरवेंशन किसी से भी नहीं हो सकता, विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन, देखा भी नहीं जा सकता, और प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल केयर, है ना, जैसे बारिश हो गई बहुत भयंकर, या लाइटनिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ये सब नेचुरल फोर्सेस होते हैं। इसके एसेंशियल क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल फोर्स और विच कैन नॉट बी बियॉन्ड, विच कैन नॉट बी ओवर फोर्सिएबल और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, विच कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड और रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट, है ना, जैसे फ्लड स्टॉर्म्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, इसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो वह एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आएगी। इसमें रेनफॉल आती है, कोई डैम में ओवरफ्लो हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है किसी की, तो डैम ओनर मे क्लेम कंपनसेशन इन दिस डिफेंस कि भैया हमारे कोई गलती नहीं है, हमारा डैम है जो वो रेन की वजह से ओवरफ्लो हुआ है जिससे सामने वाले की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो वो कंपनसेशन क्लेम मतलब डिफेंस क्लेम कर सकता है कि मैं लायबल नहीं हूँगा। अब इसके केस देखते हैं नाइक्लोस वर्सेस मार्शल। इसमें क्या हुआ था? एक आर्टिफिशियल लेक थी प्लेंटिफ की, है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, मतलब इतनी एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, इतनी रेनफॉल हो जाती है ना, उसकी वजह से सामने वाले डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है ना। अब इसके चक्कर में डैमेज हो गई, तो अभी जो आर्टिफिशियल लेक का ओनर है ना, वो डिफेंस क्लेम कर सकता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, रेन की गलती है, एक्ट ऑफ गॉड की गलती है, जिस वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। इसलिए कोर्ट हेल्ड करती है कि एक्ट ऑफ गॉड हुआ था, इसलिए एब्सॉल्विंग द डिपेंडेंट ऑफ लायबिलिटी। कॉपर वर्सेस हॉर्न के केस में, इन दिस केस द डिपेंडेंट लैंड वाज फ्लडेड ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल दैट कॉज्ड द नियर बाय रिवर टू ओवरफ्लो लीडिंग टू फ्लडिंग दैट लेड टू सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी डैमेज। इसमें भी यही रूल किया था कि फ्लड की वजह से एक्ट ऑफ गॉड है ये और डिपेंडेंट लायबल नहीं होंगे डैमेजेस के लिए। अब ये केस है, एक केस मैंने ये डाला है जिसमें कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं डिफेंस हो सकता, मतलब कि इसमें एक बिल्डिंग की वॉल थी, वो कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू नॉर्मल रेनफॉल। अब ये नॉर्मल रेनफॉल से प्रिडिक्ट की जा सकती थी, रिजल्टिंग टू रिस्पोंडेंट 2 चिल्ड्रन डेथ। अब इतनी कमजोर वॉल बनाई तुमने कि वो नॉर्मल रेनफॉल से ही गिर गई, तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड के एम्बिट में फॉल नहीं होगा। इस वजह से इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया डिपेंडेंट कुड नॉट यूज द डिफेंस, ये लायबल होगा क्योंकि दैट मच रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन वाज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया। गाइस अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, कोई भी सजेशन हो तो बताना, है ना। अब बात करते हैं अपन इनएविटेबल एक्सीडेंट की। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है?
ये नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड जैसा ही होता है, पर एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बस नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें इनएविटेबल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट अकर डिस्पाइट द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर एंड प्रिकॉशन एंड कुड नॉट बी हैव बीन फोरसीन और अवॉइडेड बाय एन ऑर्डिनरी पर्सन। इसमें नेचुरल फोर्सेस है वो इन्वॉल्व नहीं होते बस, और सब एक्ट ऑफ गॉड जैसे। अनफोर्सेबल इवेंट होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक आ जाता है और वो कंट्रोल लूज कर देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसकी कोई गलती नहीं है ड्राइवर की, एक्सीडेंट हो गया तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर फॉलो करता है, कोई लायबल नहीं होगा। अब खुदाई के समय अंडरग्राउंड केबल्स है वो डैमेज हो जाती है, तो डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस टेकन बाय द डिपेंडेंट तो वो भी लायबल नहीं होगी। एक स्टेनली वर्सेस पोवेल 1891, इसमें क्या होता है, अ पर्सन फाइल्ड अ गन वाइल हंटिंग। यहाँ पे एक पेड़ होता है और यहाँ एक पर्सन होता है ना। अब ये बंदूक चलाता है यहाँ पे पेड़ पे, और इधर की साइड एक बंदा खड़ा होता है ना। अब ये पेड़ से गोली रिबाउंड होके इसको लग जाती है। अब ना तो इसने फोर्सिएबल किया था ये, ना इसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस थी, है ना। वो खाली मैदान, इसको क्या पता ये यहाँ खड़ा है, और ना ही है ना ये उसको रोक सकता था, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो इसमें क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड इनएविटेबल एक्सीडेंट एज अ शूटर एक्सरसाइज इन रीजनेबल केयर। अब एक पैरेट वर्सेस फेल फार्गो एंड कंपनी, ये नाइट्रोग्लिसरीन केस है, बहुत बढ़िया केस है, जिसमें एक नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेनिंग, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन एक पैकेट में आया था, वो शिफ्ट हो जाता है। अब जो जिसने उसको शिफ्ट किया था ना, जिसने उस पार्सल को दिया था कंपनी को, उसने उसके डेंजरस नेचर के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था। वो आगे चल के लायबल हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। अब जो कंपनी के अंडर गया है ना पार्सल, उनके वर्कर्स ने खोल के देख लिया, क्योंकि वो लीक कर रहा था पार्सल, और जैसे ही खोला उन्होंने, वो वैसे ही एक्सप्लोड हो गया। तो पैरेट ने खोला था वो, है ना। अब जो ये वेल्स फार्गो एंड कंपनी के वर्कर्स ने खोला था, तो पैरेट है उसने ये कंपनी की जो बिल्डिंग है वो लीज पे दे रखी थी इनको, है ना। अब उससे ये पैरेट की जो बिल्डिंग उसने लीज पे दे रखी थी वो डैमेज हो गई, तो उसने इन कंपनी पे केस कर दिया कि हमारी जो बिल्डिंग है उसको डैमेज हुआ है। बट इसमें कोर्ट ने रूल किया है कि डिफेंडेंट्स ने उन्हें रीजनेबल केयर ली थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी और कोई भी कंट्रोल नहीं था उनके पार्ट पे, एज ए दे आर नॉट लायबल, क्योंकि उन्हें सारी प्रिकॉशंस एंड नो नॉलेज ऑफ द रिस्क। आगे चल के वैसे ये जो जिसने पार्सल दिया था ना उनको, उसने ये जो डेंजरस नेचर के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था, इसलिए वो लायबल हो गया था। आप पूरा केस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब अपन बात करते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो अथोराइज्ड बाय स्टैच्यू और लॉ है ना। अब कोई भी ऐसा एक्ट करते समय कोई भी रॉन्ग कमिट हो जाता है तो वो पर्सन उसके लिए लायबल नहीं होगा फॉर एनी हार्म अराइजिंग फ्रॉम इट, प्रोवाइडेड द एक्ट इज डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटीज ग्रांटेड, है ना। ये एब्सोल्यूट डिफेंस है एकदम। इसमें कोई भी कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि तुमने, ये पुलिस है, वो पुलिस मान लो किसी के घर के अंदर जाती है, ट्रेसपास कमिट कर देती है ना। अब बोलते हो तुम इसने, पुलिस ने ट्रेसपास कमिट किया, पुलिस बोलेगी हम तो अरेस्ट करने के लिए आए थे, हम कैसे ट्रेसपास कमिट कर सकते हैं। तो कोर्ट भी बोलेगी कोई ट्रेसपास नहीं है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इनके पास, आ सकते हैं, है ना। एसेंशियल्स क्या है, ऑथराइज बाय लॉ होना चाहिए जो एक्ट है, विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होना चाहिए, मतलब कि जो एक्ट कर रहे हैं वो स्टैट्यू या फिर लॉ में दिया होना चाहिए, और अनरीजनेबल और नेग्लिजेंट कंडक्ट भी नहीं होना चाहिए वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। पब्लिक कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, कोई रोड बन रही है उसमें तुम्हारा बोलोगे न्यूसेंस कमिट कर रहे हैं हमारे ब्लॉक प्राइवेट
में दिक्कत आ रही है कोई, या फिर जाने में दिक्कत आ रही है, इनकन्वीनियंस क्रिएट हुआ है नियर बाय रेजिडेंट्स को, या प्रॉपर्टी किसी की डैमेज होगी, तो उसमें गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, क्योंकि ये एक पब्लिक काम है और ये बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इसलिए डिमोलिशिंग बिल्डिंग है ना, वो भी कोई लायबल नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर है ना, मैंने बता ही दिया आपको, वो भी लायबल नहीं होगा। अब हम केस की बात करते हैं, वॉगन वर्सेस टैफ वेल रेलवे 1860। इसमें क्या होता है, एक रेलवे इंजन है जा रहा होता है, उससे स्पार्क क्रिएट होता है। अब इसके बगल में आप देखते ही हो कि खेत रहते हैं काफ़ी सारे, तो उन खेतों में है ना प्लेंटिफ की वुड थी, उसमें वो चिंगारी पहुंच जाती है जिससे आग लग जाती है और उससे एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो पर इसमें कंपनी बोलती है कि रेलवे कंपनी वाज नॉट लायबल एज इट एक्टेड अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। और एक और केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या होता है, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी नेग्लिजेंटली लेफ्ट ग्रास एंड हेज ट्रिमिंग नियर अ रेलवे लाइन। अब जो रेलवे कंपनी के वर्कर्स है, उन्होंने एक सूखी ग्रास है ना वो छोड़ दी। अब इंजन से स्पार्क तब भी निकलेगा और इसमें आग लगेगी। अब जो ये सूखी ग्रास थी उसने कर दिया प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी को डैमेज। अब ये है ना लायबल है रेलवे कंपनी। इसमें यही हेल्ड किया, इट वाज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी एंड दे वर हेल्ड लायबल। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इसमें भी क्या हुआ था कि प्लेंटिफ वाज इंजर्ड व्हेन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्राइविंग हिज जीप नेग्लिजेंटली कोलाइडेड विद हर। द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट स्टेट इम्यूनिटी emphasizing that statutory authority does not provide blanket immunity। पहली बात तो जीप नेग्लिजेंटली चला रहा था है ना, जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर फॉल भी नहीं करता, तो इसी वजह से वो लायबल हुआ नेग्लिजेंस के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कस्तूरी लायला राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। इसमें क्या हुआ, पुलिस सस्पेक्ट किया प्लेंटिफ के कि उसने स्टोलन गोल्ड ले रखा है, मतलब एक प्लेंटिफ है उसने कहीं से चुरा के गोल्ड लाया है। अब पुलिस को लगा कि इसने चुरा के गोल्ड लाया तो उसको सीज कर लिया जाए। अब कांस्टेबल वहाँ गया, गोल्ड सीज किया। अब यहाँ तक उसने है ना काम अपना किया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट बोली कि वो लायबल नहीं है, चाहे से वो उस गोल्ड को लेके पाकिस्तान उड़ गया, ठीक है। अब ये जो काम किया है ना उसने विदाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में किया है, इस वजह से गवर्नमेंट लायबल नहीं है। गवर्नमेंट तब लायबल होती है जब वो गोल्ड इलीगली सीज करता है या उसकी राइट नहीं होता उसको गोल्ड को सीज करने का, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अपनी गलत परफॉर्म करता, तब लायबल होता। अब उसके प्राइवेट एक्ट के लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट claim the defense of statutory authority even when the government officials were at fault and negligent in their duty, है ना। अब हमने वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी देखा, एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। ये बात करता है इंडिविजुअल्स कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर हार्म दे कंसेंटेड टू प्रोवाइडेड दे आर फुल्ली एक्सेप्टेड फुल्ली इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, है ना। रेस्क्यू केसेस में भी नहीं लगता ये और नेग्लिजेंस के में भी नहीं लगता कि मतलब इंडिविजुअल से रेस्क्यू केसेस में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, नेग्लिजेंस में क्लेम कर सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड बोलता है कि कोई भी नेचुरल फोर्सेस से कोई भी डैमेज हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को तो अपन डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट वही है, बस नेचुरल फोर्सेस नहीं होते उसमें, है ना। व्हेन डैमेज अनफोर्सिबल एंड बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल डिस्पाइट टेकिंग ऑल द मेजर्स। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है कि अपन कोई भी एक्ट अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कर रहे हैं तो अपन लायबल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लायबल नहीं होंगे। ऑफन ओवरराइड्स प्राइवेट राइट्स वेयर एक्शन ऑथराइज्ड बाय लॉ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी बट इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड अननेसेसरी हार्म। अगर नेग्लिजेंटली कमिट कर रहा है कोई अपनी ड्यूटी तो वो लायबल है, चाहे से वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर ही काम कर।
ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे। कोई सजेशन हो तो दे, कमेंट करे कि कोई भी अगर क्वेरी हो तो ज़रूर पूछे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।